इन वीडियो लेक्चर्स में बेटे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़नी है। तो ये टर्म्स यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे जब हम यूज़ करेंगे तो दोबारा से एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, आप इसे नोट कर लें और इन्हें याद भी कर लें। तो ना सिर्फ आगे हम यूज़ करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में इन टर्म्स को, बल्कि ये टर्म्स आपके जेनेटिक्स की जितनी भी ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में आएगी, इन टर्म्स में से बहुत सी ऑब्जेक्टिव भी बनती है तो वो आपको आ सकती है, इसलिए आप लोगों ने इनको याद करना है। तो सबसे पहली जो टर्म आज हम देखेंगे वो है जीन। जीन की 2 डेफिनेशंस में आपको लिखवा रही हूँ। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, and second definition is inherited factor that determines a characteristic। ओके, 2 डेफिनेशंस हमने लिखी हैं। इनहेरिटेंस आपको पता है किसी भी ट्रेड की ट्रांसमिशन को आप लोग कहते हो। ट्रेड की ट्रांसमिशन पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर हो सकती है या फिर किसी भी एक जनरेशन से किसी भी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो ट्रेड ट्रांसमिट होते हैं उनकी ट्रांसमिशन के प्रोसीजर को आप इनहेरिटेंस या हेरेडिटी कहते हो। तो यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन लिखी हुई है इनहेरिटेड फैक्टर कि कोई ऐसा सेगमेंट है, कोई ऐसा यूनिट है जो क्या काम करता है, जो डिटरमिन करता है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को किसी भी इंडिविजुअल के। ठीक है, और ये वाला जो फैक्टर है जिसे आप जीन कह रहे हो ये इनहेरिट हुआ है। इनहेरिट मीन्स कि कोई भी जो चाइल्ड है, कोई भी जो जनरेशन है, उसने अपने पेरेंट्स से इस कैरेक्टर को लिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसा यूनिट जो कि इनहेरिट हुआ है पेरेंट्स से चाइल्ड में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, और ये किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, इसे आप जीन कहते हो। इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी दफ़ा मैं आपको पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्लास में दे चुकी हूँ, और आई थिंक हमने जो पहले लेक्चर्स हुए हैं जेनेटिक्स के ही उसमें ही बताया था। आपके सेल के अंदर चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर इस तरह से सेगमेंटेशन हुई होती है। इन सेगमेंटेशंस में से इनका पर्पस क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सेगमेंट है ये आपकी हाइट को कंट्रोल करता है, सेकेंड सेगमेंट आपकी स्किन कलर को कंट्रोल करता है, थर्ड सेगमेंट आपकी हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से जितने भी सेगमेंट्स हैं ये हर एक सेगमेंट आपके डिफरेंट बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और हर एक सेगमेंट जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसे आप लोगों ने जीन कह दिया है। तो यहाँ पे हमने 3 कैरेक्टर्स 3 सेगमेंट्स के ऊपर ड्रॉ किए हैं, तो टोटल हमारी जीन्स का नंबर कितना होगा? 1, 2 एंड 3। सो 3 सेगमेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं एंड 3 ही जीन्स हैं जो कि इस क्रोमोसोम के ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ की हुई हैं। तो जीन का कॉन्सेप्ट आई होप कि बहुत से स्टूडेंट्स को पहले क्लियर होगा, उनके लिए जिनको नहीं पता मैंने रिकॉल कर दिया है कि कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा यूनिट जो कि इनहेरिट हुआ है, पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हुआ है और क्या काम करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, सो जीन्स के लिए सबसे पहले जो टर्म यूज की गई थी वो मेंडल ने फैक्टर की टर्म यूज की थी। ठीक है, मेंडल ने सबसे पहले एक टर्म यूज की थी फैक्टर, वो बेसिकली जीन के बारे में ही बात कर रहा था। तो फिर एक साइंटिस्ट आया जोहानसन, ओके, जोहानसन ने फिर इस फैक्टर को, जिसे मेंडल ने फैक्टर बोला था, और फैक्टर वही चीज़ थी जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करवाती है पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर। तो मेंडल ने जिस पोर्शन को या जिस यूनिट को फैक्टर बोला जो कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करवा रहा है, जोहानसन ने उस फैक्टर के लिए एक न्यू टर्म यूज की थी एंड दिस न्यू टर्म इज जीन। ठीक है,
ओके, सो साइंटिस्ट का नेम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जीन किसने बोला, जोहानसन ने। और जोहानसन जिस चीज़ को जीन बोल रहा था, हिस्ट्री में बहुत टाइम पहले मेंडल हमें उसके बारे में बता गया था, लेकिन मेंडल उस जीन के लिए टर्म क्या यूज़ कर रहा था, फैक्टर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। और जो जोहानसन है, इसका वर्क आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेंडल के जो 7 इयर्स का पी का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था पहले वाले लेक्चर्स में। 1860s में ये काम कर रहा था और 1900 में जोहानसन ने उस फैक्टर को जीन का नेम दिया था। 1909 में। ओके, सो जीन के बाद जो सेकंड टर्म आज हम एक्सप्लेन करेंगे वो है एलील। और एलील की दो डिफरेंट डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा रही हूँ। Alternative versions of gene and second is forms of जीन बेटे आपको पता है हमने इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर जीन की टर्म यूज की है। जीन आपको पता है कोई भी ऐसा सेगमेंट जो कि ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। अब ये जो जीन्स हैं इनके अंदर दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जीन ले लेते हैं और जीन ले लेते हैं हम उस हाइट के करैक्टर की। आपको पता है हाइट एक करैक्टर है और हाइट को जो यूनिट कंट्रोल कर रहा है, जो करैक्टर्स को ट्रांसमिट करवाएगा, उसे आप जीन बोलोगे। तो यहाँ पे हमने हाइट की जीन फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं। तो हाइट की जीन, इसके लिए दो डिफरेंट अलील्स होती हैं। एक को आप डोमिनेंट कहते हो एंड सेकंड को आप रिसेसिव कहते हो। ओके, हमने हाइट एक करैक्टर लिया और हमने बोला इस हाइट के करैक्टर को जीन कंट्रोल करती है और जब इसे ट्रांसफर होना है पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर, तो इट मीन्स कि हम हाइट की जीन की बात कर रहे थे। ओके, अब ये जो जीन्स हैं ये दो डिफरेंट फॉर्म्स इसके अंदर हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उसकी दोनों फॉर्म्स लिखनी है, डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती हैं। और इस एलील को बताने के लिए आप जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं A to Z, उनमें से कोई एक अल्फ़ाबेट आप यूज़ करते हैं। अगर आप डोमिनेंट एलील लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हाइट के अंदर दो तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या तो टॉल हो सकता है या फिर वो ड्वार्फ हो सकता है। टॉल मीन्स के उसकी हाइट ज़्यादा है और ड्वार्फ मीन्स कि उसकी हाइट कम है। तो जो डोमिनेंट अलील होती है, आगे हम जीनोटाइप में पढ़ेंगे कि डोमिनेंट आपने किसको बोला और रिसेसिव अलील आपने किसको बोला था। जो डोमिनेंट होगी उसे आप लोगों ने कैपिटल टर्म से लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने हाइट के लिए जो दोनों फॉर्म्स यूज़ किए हैं, हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट T यूज़ कर रहे हैं। तो जो डोमिनेंट अलील है इसमें से टॉल इज़ अ डोमिनेंट अलील एंड ड्वार्फ इज़ अ रिसेसिव अलील। तो इंग्लिश के T अल्फ़ाबेट को आप अगर कैपिटल में लिखोगे तो ये डोमिनेंट अलील हो जाएगी और अगर आप इसे स्मॉल लेटर में लिखोगे तो ये रिसेसिव अलील हो जाएगी। ठीक है, सो इस हाइट के अंदर जो उसकी फॉर्म्स हैं डिफरेंट, वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती हैं, उसे आप अलील कहते हो। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टॉल हाइट की अलील्स लिखना चाह रहे हैं और हम लिखना चाह रहे हैं टॉल इज अ डोमिनेंट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हम लिख देते हैं। ओके, ये हमारी एक जीन है। एक जीन के अंदर दो डिफरेंट अलील्स हैं और अलील्स को बताने के लिए आप लोगों ने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। अगर वो अलील डोमिनेंट है तो आपने कैपिटल लिखना है और अगर वो अलील रिसेसिव है तो उसे आपने T से लिखना है, स्मॉल t से। ठीक है, और इसे कैपिटल T से डोमिनेंट के लिए। अब ये वाली जो हमने लिखी हैं अलील्स, ये दोनों किसकी हैं? टॉल हाइट की।
और ये दोनों वर्जन्स हैं, ये दोनों जो इसके अंदर आपका एक जीन बना रही हैं, हाइट का जो जीन बना रही हैं, ये दोनों जो इसके अंदर आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये बोथ अल्फ़ाबेट्स आर अलील्स ऑफ अ सेम जीन। तो एक जीन के अंदर नॉर्मली दो ही अलील्स होती हैं। यहाँ पे हमने टॉल की लिखी है तो ड्वार्फ की भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ड्वार्फ करैक्टर है और इसकी जीन के अंदर जो अलील्स होंगी वो इस तरह से हैं, क्योंकि रिसेसिव के लिए हम लोगों ने स्मॉल टी की टर्म यूज़ की है। ओके, लेकिन एक ही जीन के अंदर आप लोगों ने टोटल अलील्स कितनी लिखी हैं, यहाँ पे भी 2 लिखी हैं और यहाँ पे भी 2 लिखी हैं, तो इट मीन्स कि एक जीन के अंदर टोटल अलील्स का नंबर नॉर्मली 2 होता है। नॉर्मली 2 क्यों होता है? बिकॉज एक अलील उसने मदर से ली होती है और एक अलील उसने फादर से ली होती है। ठीक है, तो दो, एक मदर की अलील और एक फादर की अलील जब कंबाइन करती हैं तो दोनों अलील्स मिलके एक जीन को बनाती हैं और जीन आपकी ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं। और ये जो दोनों अलील्स हैं ये दो हो सकती हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब मैं आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव की फॉर्म्स भी लिखवा देती हूँ। डोमिनेंट एंड रिसेसिव आगे हम जीनोटाइप के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अभी जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अलील जो है वो जीन्स की अल्टरनेटिव वर्जन्स हैं और एक नॉर्मल जीन के अंदर टोटल अलील्स का नंबर कितना होता है? 2 नंबर है। सो यहाँ पे आपने लिखा फॉर्म्स ऑफ जीन, तो यहाँ पे कितनी फॉर्म्स हैं? 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि मिलके एक जीन को बना रही होती हैं। लेकिन बहुत से रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन होने के बाद इन अलील्स का नंबर जो कि एक ही जीन को बना रहे होते हैं वो मोर देन 1 होता है, जिसे आप मल्टीपल अलील्स कहते हो। ये भी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ओके, सो मल्टीपल अलील्स म्यूटेशन की वजह से होती हैं और फिर वो नॉर्मल केस से वेरी करती हैं। नॉर्मल केस के अंदर एक जीन के अंदर कितनी अलील्स होनी चाहिए? 2, लेकिन जब म्यूटेशन होता है, चेंज हो जाता है किसी बॉडी के अंदर, तो फिर एक जीन को 2 अलील्स नहीं कंट्रोल कर रही होती, एक जीन को मोर देन 2 अलील्स कंट्रोल करती हैं, जिसे आप मल्टीपल अलील्स कहते हैं और इसके आगे डिटेल हम पढ़ेंगे। अलील की डेफिनेशन आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि जीन के अंदर ही उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसे आप लोगों ने अलील्स कह दिया है। तो अलील्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये दोनों हो सकती हैं। डोमिनेंट के लिए आप लोगों ने कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर यूज़ करना है। अभी डोमिनेंट एंड रिसेसिव की डेफिनेशन मैं आपको जीनोटाइप की डेफिनेशन के साथ ही लिखवा दूंगी। तो ये जीन्स एंड अलील्स इन दोनों की डेफिनेशंस बेटे आई होप क्लियर हो गई होंगी। थर्ड टर्म जो अभी हम पढ़ेंगे वो है फिनोटाइप। ओके, फिनोटाइप किसी भी फिजिकल अपीयरेंस को हम कहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स कि किसी भी कैरेक्टर जो हमें नज़र आ रहा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, या जिस तरह की स्किन कलर है, जिस तरह का भी हेयर कलर है, या आइज़ का कलर है, या जो भी हाइट है, जो कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं वो फिनोटाइप होती है। तो फिनोटाइप की डेफिनेशंस अगर हम लिखें, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स के जो आपको नजर आ रही होती है। सेकेंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फीचर्स दैट कैन बी सीन और ऑब्जर्व बाय अस that can be seen or observed by us एक्सटर्नली। ठीक है, जो फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि किसी की हाइट कम है या ज़्यादा है, किसी का जो आईज़ का कलर है वो ब्राउन है या ब्लैक है, हेयर कलर ब्राउन है या ब्लैक है, तो जो भी उनके कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं उसे आप फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, फीचर्स मीन्स के कैरेक्टर्स दैट कैन बी
सीन और ऑब्जर्व्ड बाय अस एक्सटर्नली, जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, जो करैक्टर्स किसी इंडिविजुअल के नज़र आ रहे हैं, उसे आप फिनोटाइप कहते हो। ठीक है ना, जो भी अपीयरेंस है, अपीयरेंस आप उनके करैक्टर्स को देख रहे हो, स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट, ये सारे उसके फिनोटाइप के अंदर आ जाते हैं। सेकेंड वन इज जीनोटाइप। दो डेफिनेशन इसकी भी लिखवा रही हूँ। जेनेटिक मेकअप दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, and second is set of genes that gives rise to that particular trait. ओके, सो जीनोटाइप बेटे किसी भी फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं, फिनोटाइप वो करैक्टर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। उन करैक्टर्स को कौन सी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं? वो होमोजाइगस हैं, वो हेट्रोजाइगस हैं, वो डोमिनेंट है, वो रिसेसिव है। जो भी जीन्स हैं उसके अंदर उन करैक्टर्स की जीन्स को स्टडी करना, उनके जेनेटिक मेकअप को स्टडी करना इज कॉल्ड जीनोटाइप। और जीनोटाइप को आप देख नहीं सकते, आप उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं उसे, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस जो उसकी है आप एक्सटर्नली उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले डीएनए सेपरेट करना पड़ता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं उसके जीनोटाइप को डिटर्मिन करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिजिकली आपको नज़र नहीं आ रही होती जीनोटाइप। ठीक है, सो जेनेटिक मेकअप जो कि जीन्स हैं, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, जो कि किसी भी करैक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, जो जेनेटिक मेकअप है जिससे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, या फिर इसके अलावा ऐसे जीन्स का सेट जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। वही बात कि जो भी आपका ट्रेट है, चाहे लॉन्ग हाइट है या ड्वार्फ हाइट है, ब्राउन हेयर कलर है या ब्लैक हेयर कलर है, इन करैक्टर्स को कौन सी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं? वो होमोजाइगस हैं, वो हेट्रोजाइगस हैं, वो डोमिनेंट हैं, वो रिसेसिव हैं, ये डिटरमिन करना है इसका जीनोटाइप। एंड फिनोटाइप वो फीचर्स जो कि आप देख सकते हैं। ओके, अब जीनोटाइप बेटे आपके पास 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज होमोजाइगस and second one is heterozygous. ओके, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की डेफिनेशंस भी हम लिख लेते हैं। Two alleles determining traits are similar. अलील्स आपको पता चल गया है, ट्रेड्स आपको पता है, आप किसी भी कैरेक्टर को कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे अलील्स आपने बोला है कि जो कि ट्रेड्स को डिटरमिन कर रही हैं वो सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगेन हाइट का ही एक ट्रेड ले लेते हैं, और हाइट के अंदर हमने बोला था कि 2 तरह की, किसी भी जीन के अंदर 2 तरह की एलील्स होती हैं।
तो यहाँ पे अलील्स फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि या तो दोनों ही कैपिटल हैं या फिर दोनों ही स्मॉल हैं। तो अगर ऐसे जीनोटाइप, ऐसी जीन्स जो कि ये ट्रेड को कंट्रोल कर रही है, ये भी एक हाइट के ट्रेड को कंट्रोल कर रही है लेकिन ये लॉन्ग हाइट है और ये स्मॉल हाइट है, तो अब लॉन्ग हाइट एंड स्मॉल हाइट दोनों को जो भी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं उनके अंदर जो अलील्स हैं अगर वो सिमिलर हैं, अगर एक कैपिटल है तो दूसरी भी कैपिटल होगी, अगर सेकेंड वन अगर हम स्टडी करें तो एक स्मॉल है तो दूसरी भी स्मॉल है, तो अगर दोनों अलील्स किसी भी जीन के अंदर सिमिलर हैं तो उसे आप कहते हो कि ये होमोजाइगस हैं। होमो आपको पता है सिमिलर या सेम के लिए आप टर्म यूज करते हैं। इसके अलावा आप होमोजाइगस की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ बोथ अलील्स आर if both alleles are dominant or both are recessive। बोथ क्यों लिखा है? बिकॉज हमने पहले बात की कि किसी भी जीन को कंट्रोल करने के लिए दो अलील्स होनी चाहिए, एक डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव हो सकती है। लेकिन अगर किसी ट्रेड को कंट्रोल करने वाले जो भी जीन है, अब जीन के अंदर अलील्स कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। अगर वो दोनों अलील्स या तो डोमिनेंट हैं, डोमिनेंट मीन्स कि वो कैपिटल टर्म से लिखी हुई हैं, या फिर अगर वो दोनों रिसेसिव हैं, ठीक है। सो अगर किसी जीन के अंदर दोनों अलील्स, आपको पहले जब हम जीन और अलील पढ़ रहे थे तब बता चुकी हूँ कि किसी भी जीन के अंदर अलील्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर वो दोनों अलील्स ही डोमिनेंट हैं या फिर वो दोनों रिसेसिव हैं तो फिर आप कहते हो कि ये होमोजाइगस है, ठीक है। या एक डेफिनेशन आप ये भी यूज कर सकते हैं और एक ये भी यूज कर सकते हो कि 2 अलील्स डिटरमिनिंग ट्रेट्स आर सिमिलर। अब सिमिलर के अंदर या तो आप डोमिनेंट लिखोगे या फिर आप रिसेसिव लिखोगे, दोनों को एक साथ आप नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपने इस तरह से लिख दिया कि एक डोमिनेंट और एक आपने रिसेसिव लिख दिया तो ये आपका इनकरेक्ट है इन केस ऑफ होमोजाइगस। होमोजाइगस में चाहे आप डोमिनेंट लिख रहे हो चाहे आप रिसेसिव लिख रहे हो, डोमिनेंट को आपने कैपिटल से और रिसेसिव को आपने स्मॉल से लिखा, आपने एक जीन के अंदर एक ही अल्फाबेट रखना है, या तो वो डोमिनेंट का रख लो या फिर वो रिसेसिव का रख लो। ये वाला डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक साथ होमोजाइगस के अंदर नहीं आ सकता। ओके, सेकेंड डेफिनेशन जो अभी हम पढ़ेंगे वो है हेट्रोजाइगस, एंड हेट्रोजाइगस की डेफिनेशन इज बोथ अलील्स डिटरमिनिंग ट्रेट्स बोथ अलील्स डिटरमिनिंग ट्रेट्स आर डिफरेंट। ओके, अलील्स आपको पता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव दो हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे दोनों अलील्स जो कि एक ट्रेट को डिटरमिन कर रहे हैं, ट्रेट इट मीन्स कि हम जीन की बात कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो जीन्स हैं वो कोई भी करैक्टर को या ट्रेट्स को या कैरेक्टरिस्टिक को बॉडी के कंट्रोल करती हैं। तो अब इस ट्रेट को जो अलील्स कंट्रोल कर रही हैं, बोथ की टर्म क्यों यूज की है? बिकॉज एक नॉर्मल केस में एक जीन को दो ही अलील्स कंट्रोल करती हैं, इसलिए हर जगह पे आपको बोथ की टर्म नजर आ रही है। पहले जैसे हमने पढ़ा था कि एक जीन के अंदर दो अलील्स हैं और ये दोनों अलील्स मिलके एक जीन को बना रही होती हैं। तो हेट्रोजाइगस के केस में जो अलील्स हैं वो दोनों डिफरेंट होती हैं। किस तरह से डिफरेंट होती हैं? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक कैपिटल टी लिख देते हैं कैपिटल डोमिनेंट के लिए, एंड स्मॉलर इसके साथ अगर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, तो ये भी एक कंडीशन हमारी हेट्रोजाइगस की होती है, ठीक है। अगर आपने डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों एक साथ लिख दी हैं तो ये हेट्रोजाइगस है और ये दोनों एक जीन को बना रही हैं, लेकिन इस जीन के अंदर दोनों अलील्स वेरी कर रही हैं। एक कैपिटल है, कैपिटल इज फॉर डोमिनेंट, एंड एक स्मॉलर है और स्मॉलर लेटर इज फॉर रिसेसिव ट्रेट।
ओके, अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस की कंडीशन में हमने लिख दिया कि दोनों हैं। तो अब दोनों अलील्स अगर किसी जीन के अंदर हैं तो कौन सी जीन अपना ट्रेट एक्सप्रेस करेगी? आपको पता है कि अगर ये वाली अलील होती है तो वो लॉन्ग हाइट के लिए होती है, और अगर ये अलील है तो ये स्मॉलर हाइट के लिए होती है। तो अगर ये लॉन्ग हाइट के लिए है और ये स्मॉलर हाइट के लिए है तो हेट्रोजाइगस की कंडीशन में जहाँ पे दोनों अलील्स एक साथ आ गई हैं वहाँ पे एक्सप्रेस कौन सी करेगी? होमोजाइगस के कंडीशन में तो आपको पता है कि अगर कैपिटल टी हैं दोनों तो ये कौन सी हाइट होगी? ये लॉन्ग हाइट होगी, और अगर दोनों स्मॉल हैं तो ये ड्वार्फ हाइट होगी। वाइल इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, अब ये हमारे लिए जज करना डिफरेंट है और टफ भी है कि यहाँ पे दोनों अलील्स एक साथ हैं, यहाँ पे कौन सा ट्रेट्स अपीयर होंगे। तो कौन सा ट्रेट अपीयर होगा उसको बताने के लिए हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, डोमिनेंट की और रिसेसिव की, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन डोमिनेंट एंड रिसेसिव को स्टडी करने से पहले एक और चीज़ बेटे आपको पता होनी चाहिए कि वो सारे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर होमोजाइगस जीन्स होती हैं उन्हें आप होमोजाइगोट कहते हो। एंड वो सारे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर हेट्रोजाइगस जीन्स होती हैं उन्हें आप हेट्रोजाइगोट बोलेंगे। ठीक है, होमोजाइगोट वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीन्स हैं। दो इंडिविजुअल्स हमने लिखे हैं, होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट। होमोजाइगोट के अंदर होमोजाइगस जीन है, हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स के अंदर हेट्रोजाइगस जीन्स हैं। तो अब अगर आप कह रहे हो कि कोई भी इंडिविजुअल होमोजाइगोट है, अगर आपको ये एमसीक्यूज में आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों अलील्स डिफरेंट हैं उसे आप होमोजाइगस बोलेंगे या होमोजाइगोट बोलेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल्स के लिए टर्म यूज़ करनी है तो फिर आप होमोजाइगोट की यूज़ करेंगे। ठीक है, वो इंडिविजुअल जिसके अंदर होमोजाइगस जीन्स हैं वो होमोजाइगोट होगा। तो इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो होमोजाइगोट या फिर हेट्रोजाइगोट है, और अगर जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि जीनोटाइप की टाइप्स क्या हो सकती हैं, जेनेटिक मेकअप कितनी टाइप्स का हो सकता है, तो उस केस में फिर आप होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस की टर्म यूज़ करेंगे। होमोजाइगस मीन्स कि दोनों अलील सेम हैं जो कि एक ट्रेट को डिटर्मिन कर रही हैं, और हेट्रोजाइगस मीन्स कि एक ट्रेट को डिटर्मिन करने वाले जो जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, हेट्रो इज फॉर डिफरेंट एंड होमो इज फॉर सेम। और सेम एंड डिफरेंट क्या है? अलील्स। अलील्स क्या हैं? जो कि जीन्स को बना रही होती है, और जीन्स क्या हैं? जो कि आपके ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके बेटे, सो अभी यहाँ पे हमने दो टर्म्स यूज़ की हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब हम डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का याद रखना है आप लोगों ने कि होमोजाइगस के केस में जो दोनों अलील्स हैं वो सेम, और हेट्रोजाइगस में ये दोनों अलील्स डिफरेंट हैं। अब हमने देखना है कि इसके अंदर डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है, तो यहाँ पे कौन सी जो जीन है वो अपीयर होती है, और वो हम डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशंस के साथ ही देख लेते हैं। अभी हम हेट्रोजाइगस को फर्दर डिस्कस करने लगे हैं कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव में से कौन सी जीन अपीयर होती है। सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो इन टर्म्स के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।